वीकेंड काफ़ी बड़े नंबर्स आए हैं। इस बीच 4 से 5 बड़े नंबर्स आए हैं, बैंकों के, रिलायंस के नंबर्स आए। एक एक करके समझ लेते हैं कि नंबर्स कैसे रहे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आज स्टॉक मार्केट पर, ये भी हम आगे समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दिग्गज कंपनी रिलायंस की। क्वार्टर 1 में अनुमान से कमजोर नतीजे इस बार देखने को मिले हैं। सौमित से समझ लेते हैं कि नतीजे और ब्रोकरेज कैसे थे। हमारे साथ सौमित और शरद दोनों ही जुड़ेंगे जो कि नतीजों पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले सौमित के पास चलते हैं रिलायंस के रिजल्ट समझने के लिए। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताइए रिजल्ट्स कैसे रहे? अगर आप कंसोलिडेटेड लेवल पर रिजल्ट्स देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो एक मिस था एबिटा और नेट प्रॉफिट फ्रंट में। एबिटा मिस इसलिए आया था क्योंकि जो O2C सेगमेंट है, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट, उसके नंबर्स एनालिस्ट के मुताबिक से काफ़ी नीचे आए थे। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर करीब 24,000 करोड़ के आसपास होगा जो एबिटा नंबर है, बट कंपनी ने जो एबिटा नंबर रिपोर्ट किया है O2C सेगमेंट का, वो करीब 19,900 करोड़ का है। और इसके पीछे जो मिस हुआ है, इसके पीछे का मेन कारण तो यही है कि सबसे पहले हायर एनर्जी कॉस्ट था, फ्रेट कॉस्ट ज़्यादा था, उसी के साथ क्रूड प्राइसेस हायर थे और रिटेल फ्यूल्स में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था और उसी कारण O2C सेगमेंट का जो नंबर्स थे वो एक मिस थे एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो रिटेल बिजनेस के नंबर्स आए हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस के नंबर्स आए और जियो के बिजनेस के नंबर्स जो आए हैं, वो प्रीटी मच एनालिस्ट एस्टिमेट्स के मुताबिक ही थे। जियो ने 3 क्वार्टर कस्टमर लॉसेस के बाद ये पहला क्वार्टर था जहाँ पे उन्होंने करीब 1 करोड़ कस्टमर्स ऐड किए। उसी के साथ कंपनी का जो आरपू था वो भी बढ़ गया था 5% से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, क्योंकि जो रेसिडुअल बेनिफिट था टैरिफ हाइक का वो भी फर्स्ट क्वार्टर FY23 में थोड़ा बहुत रियलाइज हुआ था। तो टैरिफ हाइक और हाई सब्सक्राइबर बेस के कारण जियो के नंबर्स में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिली थी। रिटेल नंबर्स में ग्रोथ इसलिए थी क्योंकि फुटफॉल ज़्यादा थे फर्स्ट क्वार्टर में और स्टोर एक्सपेंशन भी हुआ था। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसमें अच्छा खासा क्यू ऑन क्यू ग्रोथ इसलिए देखने में मिला था क्योंकि वॉल्यूम्स हायर थे और उसी के साथ गैस प्राइसेस में भी एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला था। तो ये 2 कारणों की वजह से गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस में भी अच्छे नंबर्स आए थे। अगर हम ओवरऑल समअप करने देखें तो O2C बिजनेस में नंबर्स मिस थे, बट उसके अलावा रिटेल, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और टेलीकॉम बिजनेस के नंबर्स इन लाइन थे एनालिस्ट के हिसाब से। अगर ब्रोकरेजेस की माने तो ब्रोकरेजेस ने लार्जली अपना जो स्टैंड है और मतलब रेटिंग और जो टारगेट प्राइस है उसको मेंटेन रखा है। जैसे मॉर्गन स्टैनली ने अपना ओवरवेट रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 3,253 पे रखा है। उन्होंने भी यही कहा है कि ओवरऑल नंबर्स जो थे वो स्लाइटली बच गए थे क्योंकि केमिकल बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा था, टेलीकॉम और कंज्यूमर रिटेल बिजनेसेस के परफॉर्मेंस इन लाइन थे। CLSA ने भी अपना बाय रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 2,955 पे रखा है और वो ये मानते हैं कि RIL एक बेस्ट अर्निंग्स ग्रोथ स्टोरी रह सकती है लार्ज कैप स्पेस में आगे चलते। JP मॉर्गन ने भी अपना ओवरवेट रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 3,170 पे रखा है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY23 फिर भी एक स्ट्रॉन्ग ईयर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। और मक्वारी ने भी अपना अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस करीब 2,000 रुपीज़ पे रखा है, बट उन्होंने ये EPS टारगेट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वो करीब 1 to 2% से बढ़ा दिया है FY23 और FY24 के लिए। ओके, तो काफ़ी मिक्स्ड रिजल्ट्स आए हैं। कुछ सेगमेंट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा है, इनके इनलाइन प्रदर्शन था, और लेकिन इनके O2C कारोबार की बात करें तो वहाँ पर अनुमान से कमज़ोर नंबर्स देखने को मिले हैं। और उस लिहाज से अगर ब्रोकरेज हाउस के व्यूज़ भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी मिक्स्ड नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन और भी काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं इस बीच और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। शरद, बताइए, ओवर द वीकेंड काफ़ी ढेर सारे नंबर्स भी आए हैं, एक एक करके बताते जाइए कौन से नंबर्स अच्छे थे, खराब थे, इनलाइन कौन से नंबर्स रहे हैं, ओवर द वीकेंड कौन कौन से रिजल्ट्स आए हैं। जी बिल्कुल, हम लोग बहुत बिजी रहे हैं पूरे वीकेंड में और इन्फोसिस के नतीजे तो संडे को आए हैं। तो सबसे पहले इन्फोसिस से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन्फोसिस के अगर ओवरऑल नंबर्स देखें तो ओवरऑल बहुत अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं। CC रेवेन्यू ग्रोथ जो है अनुमान से बेहतर आया है। मार्जिन और नेट प्रॉफिट हालांकि जो है बिलो एस्टिमेट्स देखने मिले हैं और डॉलर रेवेन्यू लगभग इनलाइन आई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैनेजमेंट ने जो है वित्त साल 2023 के लिए जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसमें जो है एक अपग्रेड किया गया है। पहले जो था लगभग 13 से 15% था, अब जो है 14 से लेकर 16% तक हो गया है। ओवरऑल जो मार्जिन गाइडेंस है अभी भी रिटेन्ड है 21 से लेकर 23% के बैंड के ऊपर। तो ऑफकोर्स इन्फोसिस जो था अगर बाकी अन्य IT कंपनी से भी कंपेयर करें तो एक आउट परफॉर्मर रहा है। तो इस स्टॉक में जो ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट जो है हमें ट्रैक करना होगा आज मूवमेंट। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में फोकस करते हैं। ICICI बैंक के जो नतीजे आए ओवरऑल जो है गुड सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम है वो इनलाइन आए हैं। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने मिला है और पैट और जो ओवरऑल जो नंबर्स हैं
वो जो है अच्छे नंबर्स आए हैं, अनुमान से बेहतर आए हैं, देखे गए हैं। और आप देख सकते हैं जीएनपी और एनएनपी रेशियोज में भी इंप्रूवमेंट देखने मिला है। कोटक बैंक का भी जो है मोरलेस इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम, एसेट क्वालिटी और पैट, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं एनालिस्ट एस्टिमेट के जो है हिसाब से आए हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो है इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक दोनों को ट्रैक करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स द वे जो आपके जो निफ्टी बैंक जो आज रिएक्ट करेंगे स्पेशली, तो उसको देखना होगा। और चौथा स्टॉक रहेगा आपका जो निफ्टी स्पेस से है, फ्राइडे को आफ्टर मार्केट आवर्स जस्ट आया था, वो था जेएसडब्ल्यू स्टील। हालांकि मिक्स्ड नतीजे देखने मिले हैं, लेकिन जो रेवेन्यूज थे थोड़े से अनुमान से बेहतर आए हैं। मार्जिन कंट्रैक्शन जो था थोड़ा ज़्यादा हुआ था अनुमान से, और एक सिक्वेंशियल डिक्लाइन लगभग 650 बेसिस पॉइंट्स का देखने मिला था। और अगर पैट के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी सिक्वेंशियली 74% का डाउनटिक देखने मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वित्त साल 23 का जो कैपेक्स था अमाउंट, वो पहले 20,000 करोड़ था, अब उसको घटा के कंपनी 15,000 करोड़ कर दी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे था। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है जो लगी थी 15% की स्टील और स्टील प्रोडक्ट्स में, वो एक टेम्पररी मेजर है और आगे जाते हुए वो एक रिमूवल हो सकती है। तो एक ओवरहैंग उतर सकता है मेटल स्पेस में। बिल्कुल, तो ये कुछ नतीजे थे अहम कंपनियों के, जो कि अभी शरद हमें बता रहे थे। शरद, इसके अलावा कौन कौन से नंबर्स आए हैं? वीकेंड में येस बैंक के नतीजे देखने मिले, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, अच्छे थे। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी थोड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली, और अब कह सकते हैं एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी जो है ट्रेजरी लॉसेस, जो इसको नॉर्मली जिस फर्स्ट क्वार्टर में देखा गया कि बैंक्स में ट्रेजरी लॉसेस देखने वाले थे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स के कारण, बट यहाँ पे जो है कंपनी ने जो है रिस्ट्रिक्ट किया है अपने ट्रेजरी लॉसेस, उन्हें कम किया है। तो ऑफकोर्स एक टाइप से गुड पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है येस बैंक के लिए देखने मिलेगा। एचएफसीएल के थोड़े वीक नतीजे देखने मिले हैं, आपके टॉप लाइन बॉटम लाइन नंबर्स दोनों में गिरावट देखने गई है। सुप्रीम पेट्रोकेम के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। रेवेन्यू लगभग 42% का ग्रोथ देखने मिला है। सिगाची इंडस्ट्रीज ये भी फोकस में रहेगा, अच्छे शानदार नतीजे देखने मिले हैं, और लगभग 40% के ऊपर रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखने मिला है। और महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव्स में जो आपका ऑटो एंसिलरी स्पेस में जो ऑलरेडी बस चल रही है स्टॉक्स में, जो है पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आय में और मुनाफे में दोनों में जो है 30% से ऊपर का ग्रोथ देखने मिला है। हुतामाकी इंडिया के जो आंकड़े बताएं तो यहाँ पे थोड़े से मिले जुले नतीजे कह सकते हैं, लेकिन आप ऑलमोस्ट 20% रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन अभी भी सिंगल डिजिट पे नेट प्रॉफिट है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के जो है मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इम्पैक्ट के कारण रॉ मटेरियल्स ने जो है मार्जिन्स को ड्रैग किया है। सेशाई पेपर जो ऑलरेडी पेपर स्टॉक्स जो थे न्यूज़ में थे, ऑलरेडी यहाँ पे डबल हो चुका है रेवेन्यू, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। ई मुद्रा के जो आंकड़े आए हैं यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे आंकड़े आए हैं। मार्जिन्स में भी ऑलमोस्ट 5% से ज़्यादा का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। और देखा जाए तो कंपनी जो है कर्ज मुक्त हो जाएगी पहले तिमाही 2023 में। नाहर स्पिनिंग मिल्स जो है स्मॉल कैप स्पेस में, यहाँ पे भी देख सकते हैं रेवेन्यू लगभग 2 गुना बढ़ चुका है। और हालांकि पैट में और एबिडा में ज़रूर थोड़ी सी इम्पैक्ट ज़रूर पड़ी है। और आखिर में बात करेंगे नवीन फ्लोराइन के लिए, सबसे बेहतरीन क्वार्टर था कंपनी का उनका, अगर स्पेशलिटी सेल्स की सेगमेंट के बारे में बात करें। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली, और सिक्वेंशियली एक सरप्राइजिंग दिखा अमाउंट के लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का जो है सिक्वेंशियली एबिडा मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो हमारे अर्निंग स्पेसिफिक जो है मिड कैप स्पेस और स्मॉल कैप स्पेस में हम ट्रैक करेंगे। लेकिन थोड़े खबरें वाले दम वाले शेयर्स पे भी हम फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया फोकस में रहेंगे, क्योंकि सिंगापुर के जीआरएम जो है अब जो है लगभग $1 से कम हो चुकी है। अब ये जो है कंपेयर करा जाए तो 2.7 बैरल की जो डॉलर की जो रेट थी लास्ट टाइम की वो है, लेकिन ये सबसे लोएस्ट आंकड़े है 15 जून 2021 को लेके। सिगाची में भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि कंपनी ने जो है हेल्थ केयर डिवीजन की जो है लॉन्च की ऐलान कर दी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है 250 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया गवर्नमेंट के साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स के साथ। मारुति सुजुकी भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे उनकी जो एक्स शोरूम प्राइस में जो बढ़ोतरी देखने मिली अर्टिगा की, लगभग 6,000 रुपये बढ़ेंगे ऑल थ्रू आउट द मॉडल्स पे, और अब जो उनका एक शोरूम प्राइस लगभग 8,41,000 रुपीज़ हो जाएगा। एसएमएस फार्मा भी फोकस में रहेगा, उनको जो है सीईपी अप्रूवल आ चुकी है आपके यूरोपियन डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर को लेकर, तो एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देख सकते हैं। एचयूएल जो है प्लान कर रही है कि 700 करोड़ का
इन्वेस्टमेंट करेगी उनके सुमेरपुर की यूनिट में 2025 में, और यहाँ पे जो है जो स्प्रे ड्राई डिटर्जेंट पाउडर का प्लांट लगाया जाएगा और एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी रहेगा। गेल जो है बोनस इशू की जो है विचार करेगी बोर्ड 27 जुलाई की मीटिंग को। हुतामा की इंडिया में भी एक न्यूज़ आया है अर्निंग्स के अलावा कि कंपनी ने जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है कि वो कंपनी की जो लैंड है थाने में उसको वो मोनेटाइज करे। हालांकि रेमंड भी इसी जो चीज़ है इसी में ही वो भी मोनेटाइज कर रहे हैं, उनकी रियलिटी बिजनेस भी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक टाइप से ट्रेंड हम नोटिस करें हुतामा की इंडिया में। ऑफ कोर्स इनके रिजल्ट्स भी डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स आए थे। इक्विटस होल्डिंग्स और इक्विटस एसएफबी, यहाँ पे एनसीएलटी ने डायरेक्ट किया कि कंपनी जो क्रेडिटर और शेयर होल्डर को अप्रूवल के लिए मर्जर के लिए जो है डायरेक्ट किया गया एनसीएलटी की वो जल्दी से इस प्रोसेस को स्टार्ट करे। तो ये मीटिंग 6 सितंबर को होने वाली है। और टाटा मोटर्स भी फोकस में रहेगा, उनको 1500 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर मिला है डीटी से। और आखिरी स्टॉक हम फोकस करेंगे वेदांता। यहाँ आज आखिरी दिन है निवेशकों के लिए शेयर खरीदने के लिए जब वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो पाए, और ये डिविडेंड का अनाउंसमेंट लगभग 19 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर है। बिल्कुल शरद, अब आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिएगा, पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे नतीजे और काफ़ी सारे नंबर्स का और खबरों का आपने एनालिसिस करके हमारे सामने सुबह सुबह रखा, जिन पर की आज नज़र रहेगी। तो काफ़ी सारे ओवर द वीकेंड देखिए निफ्टी की कंपनियां भी आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस, इन तमाम कंपनियों के नतीजे आए तो इसका भी रिएक्शन रहेगा। और साथ ही कैश सेगमेंट से भी काफ़ी ढेर सारी कंपनियों के नतीजे आए हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग्स रहे हैं, कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, कहीं कहीं वीकनेस देखने को मिली है, तो उसका भी असर आज देखने को मिल सकता है इन स्टॉक्स पर। और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी काफ़ी सारे, क्योंकि ओवर द वीकेंड था तो इस वजह से हम देख रहे हैं पूरा कुछ कवर करके, लेकिन इसमें जो अहम खबरें थी और नतीजे थे वो हमने आपके सामने इस वक्त